ट्रकों के पीछे लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ट्रक से लड़की सप्लाई होती है, ट्रक से, सिर्फ उनके पीछे लिखा होता है। ये लड़कियों को किधर से एग्जैक्टली किडनैप किया जाता है? वो नर्क है जो जिंदा नर्क है, जीते जी एक महिला झेलती है, हम कहते हैं ना। ये रैकेट्स एक्चुअली कौन से स्टेट्स में लीगली चलते हैं? वो 60-65 साल का आदमी होगा, संभवतः करने के काबिल भी नहीं है, पैर का अंगूठा डाल के इंटरनल पार्ट्स में चूना और मिर्ची डाली हुई, और चूने ने अंदर जाके जो रसायन है हमारे शरीर के, जो पानी है हमारे शरीर का, चूना आप डाल के देखिए किसी पानी में, बस होता है। आज के टॉपिक के बारे में तो पता सबको है, लेकिन इनके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता। सो आज इस पॉडकास्ट में हमने अतुल जी से जाना कि कैसे गर्ल्स की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, क्या सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू किया भी जाता है या नहीं, व्हाट इज़ द मोस्ट ब्रूटल ट्रूथ अबाउट रेड लाइट एरियाज। सो वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, जैसे हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट ले आए। मुझे बताइए मैम कि जब ये रैकेट्स एक्चुअली कौन से स्टेट्स में लीगली चलते हैं? लीगली नहीं, लीगल तो कहीं भी नहीं है। ओके, स्टेट छोड़ो, कंट्री में नहीं है, कंट्री में नहीं। कंट्री में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। फिर ये कैसे इक्का चलता दुक्का है? कर- देखिए कैसे है, हमारे यहाँ की बात अगर करूँ, ITP एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, जो कहता है कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक कमरे में, एक परमिसेस में या सार्वजनिक स्थान में अश्लील हरकतें कर रहे हैं, वो वेश्यावृत्ति है। ये तो संभव नहीं एक कमरे में 4 स्त्री और पुरुष हों, साबित नहीं हो पाता कभी। सड़क पे कौन अश्लीलता कर रहा है? और ये बाज़ार, मैं तो अपने शहर की बात कर रही हूँ, ये बाज़ार शहरों की बसाहट के साथ बसाए गए। अगर पुराने ज़माने में हम चले जाएं तो नगर वधू होती थी, फिर देवदासी प्रथा आई, बड़ी ख़राब थी और बहुत ख़राब, देवदासी इससे भी ज़्यादा ख़राब। और उसके बाद ये इस तरह के ब्रोथल्स हुए जिनमें नाचने गाने का, फिर तवाइफी दौर आए, वो सब ऐसे करके, और फिर एक टाइम आया कि ये टोटली सेक्स वर्कर्स हो गई, भी तवाइफ नहीं रही। वो बदलाव के साथ दोहरा बदलाव हुआ कि रेडियो आए तो गाना सुनना बंद हो गया, कम लोग रह गए उनके कस्टमर। उसके बाद टीवी आया तो अच्छे कस्टमर्स गाना बंद हो गया, वो सब टीवी में देख रहे थे जो मनोरंजन उनको चाहिए था। और रही जी कसर आज की OTT ने कर दी है। उनके पास कौन जाता है? आपके बेडरूम में वो हर अश्लीलता परोस रहे हैं, आपको मिर्ज़ापुर दिखा रहे हैं, आपको आश्रम दिखा रहे हैं, आपको और बात से शी जैसी एक इतना ऑथेंटिक वो विषय था, लेकिन उसको कैसे इन लोगों ने, और कितना बढ़िया कलाकार, सबको बर्बाद करके रख दिया। आप केवल दिखा रहे हैं अश्लीलता और अश्लीलता, और सेंसर नहीं है। फिल्मों पे सेंसर, एक गाली भी दी तो बीप हो जाएगी, और इस पे सेंसर नहीं है। तो आपने कह दिया कि बेडरूम में आप कुछ भी करें और बाकी बाहर दुनिया, और उस बेडरूम में बच्चे भी तो हैं, हमारी अगली पीढ़ी भी तो है। तो इनके पास वो कस्टमर रह गए जो रिक्शे वाले, ठेले वाले, इधर उधर प्लम्बर, कोबलर, इस तरह के रह गए कि जो 200-250 रुपये, 500 रुपये कमाएं, 200-250 यहाँ खर्च करें, 100-150 की शराब पिएं और 50 रुपये घर लेके जाए और बीवी को पीटें, बस केवल वो रह गए। इनके पास और कोई कस्टमर अब नहीं है। तो रोकने का तो मतलब ही नहीं है, कैसे रुकेंगे बताइए? उनका घर है, वो जहाँ वो रह रही हैं वो इस तरह का बसाया हुआ है कि वो उनका घर है, उनकी अपनी, उनके बेनामी हैं, उनके नाम, उनकी संपत्ति हैं, वो आप उन्हें कैसे बेदखल कर सकते हैं? ये लड़कियों को किधर से एग्जैक्टली किडनैप किया जाता है? देखिए, किडनैप नहीं होती हैं लड़कियाँ, किडनैप तो बिल्कुल भी नहीं होती। फंसाई हुई लड़कियाँ होती हैं शादी के नाम पे, कामकाज के नाम पे, और उससे भी ज़्यादा कहूँ तो प्यार में धोखा देके उनको बस बेच दिया जाता है। कितनों में बेचा जाता है इनको? अभी तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 50-55 से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या रुपए? हाँ, 55,000 हजार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 50,000 में बेच दिया जाता है, और उसका भी ब्याज उन्हीं से वसूला जाता है। वो बरसों बंधुआ बन के रह जाती हैं कि पहले उसका ब्याज देंगी, मूल से तो कभी उड़न हो ही नहीं सकती वो। बट भाग क्यों नहीं जाती हैं? कैसे आप उसका सिस्टम नहीं जानते? एक पतली सी जीना होता है जो 2 तरफ कटता है। मतलब वापस बताइए, पतली सी क्या? जीना क्या? सीढ़ी स्टेज। हाँ, और सच कहूँ तो मेरे यहाँ की स्टेज ऐसी हो रही है कि चढ़ने में भी डर लगता है, वो घिस गई हैं। चढ़ते चढ़ते लोगों के उतरते उतरते वो बीच से ऐसे जैसे नाली बन जाए, ऐसे बन गई है।
चढ़ते उतरते, क्योंकि इतनी छोटी है, बीच से ही आदमी चढ़ेगा, वो साइड तो होकर चढ़ नहीं सकता, किसी को रास्ता भी नहीं दे सकता। कोई सामने वाला उतर रहा हो तो उसको रुकना पड़ेगा, नीचे वाला चला जाएगा तब कोई आएगा ऊपर वाला। उस घिस गई हैं ऐसे कि उन पर बैठ के आदमी फिसल जाए तो सीधा नीचे चला जाए। तो और वो नीचे के देखिए उनके स्टेक होल्डर्स, हर आदमी उनका स्टेक होल्डर, नीचे के दुकानदार उन्हीं के परमिसेस में उनके हैं, रिक्शे वाले, ठेले वाले, वो सब उनके स्टेक होल्डर्स हैं। सबका कहीं ना कहीं हित जुड़ा हुआ है। भागेगी तो तुरंत शोर मचाएंगे, अरे तुम्हारी लड़की भाग गई, तुरंत खबर चली जाएगी। कैसे निकलेंगे? पैसा खर्च किया, काक दृष्टि रखते हैं उन पर, गिद्ध जैसी दृष्टि रहती है, कैसे निकल जाएंगी और कहाँ जाएंगी? एक्सेप्ट बहुत, एक लड़की मैंने निकाली, उसको पिछले 15 साल से ये नहीं मालूम था मैं कहाँ हूँ। वो कहती मैं दिल्ली में हूँ, काम के नाम पे लाया गया और दिल्ली में हूँ। दिल्ली में बहुत काम है, फुल टाइमर रखते हैं लोग, तो कैसे निकलेंगी? और इंटेंशन नहीं है सरकारों की उन्हें निकालने की, उनका पुनर्वास करने की। क्यों नहीं? कुछ भी नहीं है उनके एजेंडे में नहीं है। सबका सब कहीं ना कहीं सब हितग्राही हैं, सब स्टेक होल्डर्स हैं, सबके हित जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स का क्या हित है इसमें? देखिए पॉलिटिक्स का हित हो ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स का ये हित तो है कि उनको उनकी बात ही नहीं करनी। अगर उनकी बात करते, जिन दिनों चुनाव होंगे 47, अब आप देखिएगा 27 के चुनाव, वो सब जाएंगे बहन जी वोट हमको देना। अरे बहन जी के पहले वोटर कार्ड तो बनवा दो। पहली बात तो वोटर कार्ड ही हम बनाएंगे, आधार कार्ड हम बनाएंगे, राशन कार्ड हम बनाएंगे, और वो भी कैसे? फेक, मतलब फेक इन द सेंस कि उनको घरेलू औरत दिखाएंगे, कभी कहीं दिखा देंगे कि चौका बर्तन करती है, ऐसे करके उनके बनवाएंगे। सेक्स वर्कर लिख नहीं सकते, सेक्स वर्कर लिखते ही वो फाड़ के फेंक देते हैं, ये नहीं होगा। तो कबूतर हैं हम, सरकार कबूतर है जो बिल्ली को देख के आंख बंद करके बैठी है कि बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, मैंने तो आंख बंद कर ली। और हर शहर में वेश्यावृत्ति, कमाटीपुरा आप देख लीजिए, मुंबई में आप सोनागाछी देख लीजिए, इतना बड़ा कि पूरा अलग शहर बस रहा है, एक दूसरा कलकत्ता बसा हुआ है। अपना दिल्ली का देख लीजिए, जीबी रोड, मेरठ का कबाड़ी बाजार देख लीजिए, कैसे रुके? दीदी मुझे बताइए कि मेरा घर मुझे बड़े प्यार से एक्चुअली बड़ा किया गया, मुझे कभी ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं गई। मैं शायद अच्छा या बुरा ना बोलूँ ये सारी चीज़ों को, बिल्कुल बट ये मुझे कभी चीज़ें दिखाई नहीं गई। नहीं दिखाई नहीं होंगी। गंगूबाई जो मूवी आई, हमने उसी के थ्रू सब देखा, ये पूरी दुनिया को देखा, एंड ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, हमने देखा। बिल्कुल। क्या ये मूवी में सब कुछ सच दिखाया गया था? गंगूबाई में 90% सच दिखाया गया। मैं सैल्यूट करती हूँ भंसाली को कि उसने इतना सच दिखाया वो कि लगभग करीब चले गए। जैसे उसकी मारपीट दिखाई, वो एक सच्चा किस्सा, उसमें थोड़ा सा वो ले गए बेनिफिट। वो मर गई थी वो लड़की, सोनागाछी में उसको पीट पीट के मारा गया, इस कदर मारा गया, बिल्कुल पीट पीट के। वो सैडिस्ट है वो लोग जो वहाँ आते हैं, वो देखिए आप इसको ऐसे समझिए, एक कार वाला जा रहा है, एक उसके साथ रिक्शा वाला जा रहा है। कार में किसी की भी टक्कर लगी हो, पिटेगा रिक्शा वाला, वो आएगा सिपाही, वो उस रिक्शा वाले में 2 डंडे मारेगा, तो आगे का पहिया घुसा देता है, कार वाले की गलती नहीं कहेगा वो, है ना, उन्हें कहेगा साहब आप निकल जाओ, इसको तो मैं देखता हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? वो या तो उन पे निकालेगा या अपनी बीवी पे निकालेगा। सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है? घर में गरीब आदमी की बीवी, और नहीं तो बाजार है उसके लिए खुला, वहाँ वो काम करता है जिसकी तुम इमेजिन नहीं कर सकते, जो भंसाली जी जिसको अंदर रख गए। कैसे आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आज आप एकदम इधर कोई सेंसर बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है, आप मुझे बताइए क्या होता है उनके साथ? देखिए एक बंदा आएगा तो केवल 250 रुपये में वो सौदा होगा उसका। 250 रुपये में मिल जाता है ये सब चीज़ें? हाँ, 100 से भी शुरू हो जाता है, और वो भी मालकिन लेगी। लेगी? हाँ, और उसके पास चॉइस नहीं है। वो सुंदर लड़की है, कम उम्र लड़की है, और एक गंदा सा, इतने गंदे कपड़े पहन के आएगा जिसकी शक्ल देखने को जी ना करे, जिसके हाथ नाखून, शायद वो नहाया नहीं, शायद बरसों से उसने कभी दांत में मंजन भी ना किया हो, ब्रश करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब इस कदर गंदगी, शराब के भपके उसके पास से आ रहे होंगे, गुटखा उसके मुंह में होगा, और वो आएगा, वो कहेगा कि ये लड़की चाहिए। लड़की के पास ना नहीं है, लड़के मना नहीं कर सकते, कहीं नहीं सकती है, उसको पैसा उतारना है, दिन भर में बहुत सारे लोगों का उतारना है उसको, एक दिन में पुलिस का, ब्रोथल कीपर का, पिम्स का, ब्रोथल ऑनर का, और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं बहुत सारे। अब क्या होता है कि वो गया अंदर, अब वो सब करेगा जो उसका मन करेगा। जैसे मैं क्या कहूँ आपसे कि वो एक लड़की को मैं अक्सर देख रही थी, उदाहरण से बताऊंगी,
कि वो थोड़ा उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उसे कहा बेटा कुछ दिन रेस्ट कर लो। नहीं, फिर मैं पैसे कहाँ से दूँगी, बच्चे से कैसे मिलूँगी, क्योंकि 200 रुपये देने पड़ते हैं बच्चे से मिलने के लिए। देने पड़ते? हाँ, तब तक बच्चा नहीं देख सकती वो। मैं क्या करूँगी? तो मैंने कहा फिर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं डॉक्टर के दिखा के लाती हूँ। अब वो जो मुझे बताती है ना, मुझे दहलाने के लिए उतना ही काफ़ी था बस, कि कोई आता है उसके पास आया और वो 60-65 साल का आदमी होगा, संभवतः सेक्स करने के काबिल भी नहीं है, पैर का अंगूठा डालता है प्राइवेट पार्ट्स में, जो इतना नाखून बढ़े हुए, जो कभी गंदगी से साफ भी नहीं किए होंगे, और वो जितना चीखती है वो उसका अल्टीमेट प्लेजर है। अगर कोई लड़की चीखेगी नहीं, वॉयस नहीं करेगी, तो उसको लात मार के निकालेंगे, दूसरी लड़की तो ये ठंडी है। क्या नर्क है वो जीते जी, जिसकी आपने कल्पना नहीं की। तुम कह रहे हो ना मेरे सामने बातें नहीं आई, मैं कह रही वो इतना ख़राब बातें हैं कि अभी मुझे किसी ने इंस्टा पे, कोई तुम्हारे जैसा बच्चा है, उसने मुझे मैसेज किया, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आपने एक पॉडकास्ट देखा है जिसको, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे संभल पाऊँ। मैंने कहा ये सोचो कि वो बच्ची कैसे संभल पाई होगी, बस समझ सकते हो तुम। तो ये वो नर्क है जो जिंदा नर्क है, जीते जी एक महिला झेलती है। हम कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिन रात चल रहा है। मुझे भी कल मैंने एक थोड़ा सा पंगा हो गया था, मैंने एक सम्मान लेने से मना कर दिया। कौन सी बेटियों की बात कर रहे हैं हम? वो जो चौराहे भीख मांग रही हैं वो किसकी बेटी हैं? जिनका रात को शोषण होता है वो किसकी बेटी हैं? जो हर बाज़ार में जिनका शोषण हो रहा है वो किसकी बेटी हैं? आप लिखते हैं ट्रक पे, अभी गौर करना आप लोग सब, गाड़ियाँ हज़ारों निकलती हैं, आप मुंबई में देखना, ट्रकों के पीछे लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक से लड़की सप्लाई होती है, ट्रक से, सिर्फ उनके पीछे लिखा होता है। किसी गाड़ी पे नहीं लिखा, किसी बस पे नहीं लिखा, किसी प्राइवेट वाहन पे नहीं लिखा, केवल ट्रक्स पे। छोटा हो ट्रक, छोटा हाथी जिसे हमारे यहाँ तो कहते हैं, बड़ा ट्रक हो, वो 10 टायरा हो 25 टायरा हो, सबके पीछे बेटी बचाओ। इतने संवेदनशील हैं ट्रक वाले, वही लिखते हैं बस, और कोई नहीं लिखता। ये सेम ऐसा है कि जैसे आप एक नर्सिंग होम के बाहर लिखा देखेंगे, यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, और 100% होगा। हर फैक्ट्री के पास लिखा रहता है यहाँ बच्चों से काम नहीं कराया जाता। मैं बच्चे आपको दिखा दूंगी। थाना पे लिखा रहता है दलालों का प्रवेश वर्जित है। बिना दलालों के तो थानों का काम ही नहीं है। वही ट्रक है कि जो नेपाल से बॉर्डर पार करा देगा यहाँ, और यहाँ की लड़की को नेपाल पार करा देगा फिर। और वो बच्चियाँ हैं इतनी मासूम, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ। कितने उम्र की है? 14 साल की, 13 साल की। उनको इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन दे के, जिनको ग्रोन, देखिए ऑक्सीटॉक्सिन का एक सच समझिए, हमारे यहाँ ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं जानवरों को, हम बेसिकली देहात से हैं, जानवरों को देते हैं जब वो दूध ना दे, आनाकानी कर रही हो, वो भी गाय को नहीं, गाय को हम लोग माँ की तरह मानते हैं, भैंस को देंगे, नहीं दे रही तो उससे दूध उतर आएगा उसके धनों में। अब ऐसे ही समझ लीजिए कि वो यहाँ से ग्रोन अप हो जाएगी, ब्रेस्ट से वो ग्रोन अप हो जाएगी, बाकी उसका शरीर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये पेशा ही केवल इतना है, इससे ज़्यादा का है ही नहीं। फेस कैसा है उस पर कोई मायने नहीं रखता, वो सुंदर है नहीं है, वो काली है गोरी है, कोई मायने नहीं रखता, बस उसका जिस्म देखना उनको तो पता ही नहीं है जो लोग वहाँ आ रहे हैं कैसी है लड़की। ऐसे कैसे 8 से 10 साल की लड़कियों को उठा के यहाँ मतलब बहला फुसला के उनकी जान पे खतरा नहीं आता है? क्यों नहीं आता, मरती हैं लड़कियाँ, मैंने तिल तिल करके मरती देखी हैं। एक बच्ची जिद करती है, नहीं मुझे करना, नहीं मुझे करना, पता नहीं मुझे नहीं क्यों नहीं पता लग पाया कि उसके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है या क्या होगा या होने वाली है। मैं उस बच्ची को देख नहीं पाई। एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है मालकिन का कि आप आ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं उनके दुख सुख में शामिल नहीं रहती हूँ, वो भी कहीं परेशानी में होती हैं तो मुझे फ़ोन करती हैं। मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ 1 मिनट के लिए, और किसी नर्सिंग होम का नाम लिया कि वहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा तो बहुत दूर है, बोले कोई बात नहीं आप आ जाओ, बस आज तो आपको आना ही पड़ेगा। नहीं क्या है, मैं चली गई। मैं वहाँ गई तो एक बच्ची चीख रही चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ मुझे बाहर आ रही। मैंने सोचा होगा कोई पेशेंट, तो उसने कहा डॉक्टर साहब से बात कर लो, वो हमारी लड़की को भर्ती नहीं कर रही। मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा मैडम भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो, बच्ची अगर बीमार है, बच्ची बीमार है, वो जो चिल्ला के आई एकदम।
बच्ची बीमार है, अब से पहले आपको नहीं दिखी? तो मैंने कहा हुआ क्या है? मैं नहीं, मुझे पता कुछ भी। तो उनका आके देखो। बोले 5 या 10 मिनट का समय है इसके पास, मरने की है, मैं नहीं बचा सकती इसको, मेरे पास कोई साधन नहीं है इसे बचाने का, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है, HIV पॉजिटिव हुई? नहीं, HIV पॉजिटिव कैसे होगी? इसके इंटरनल पार्ट्स में चूना और मिर्ची डाली गई है, और चूने ने अंदर जाके जो रसायन है हमारे शरीर के, जो पानी है हमारे शरीर का, चूना आप डाल के देखिए किसी पानी में, बस्ट होता है, आग निकलती है, धुआं निकलता है, और वो अगर आप उसमें उंगली डाल दें तो जल जाएगी उंगली। उसका इंटरनल पार्ट सब जल चुके थे, कुछ नहीं था उसके में। और वो ऐसे चिल्ला रही थी। इट्स ओके, इट्स ओके। यू वांट वाटर? पानी पिएगी? है मेरे पास। पक्का? पिए पिए, पानी पिए। ये नहीं पापा, इजी काम नहीं करने हैं, नहीं। और वो मेरे देखते देखते मर गई। बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट्स देखे हैं, इनको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। याद इसलिए रखती हूँ कि चुभता रहे मुझे हमेशा कि हम उस दुनिया में हैं, और बहुत पहले किसी ने कह दिया अगले जन्म में बेटियाँ न कीजिए। ये सच है, सच में। लोग कहते हैं बेटी बचाओ, मैं कहती हूँ बेटी हो ही ना। कहते ना कि बेटी नहीं है तो संसार कैसे चलेगा? अच्छा ना चले ये संसार, अगर बेटियों के साथ ये होना है। सोच के देखो कि अगर उनके माँ बाप कभी मुझे मिल जाएं, जो बच्चियाँ इस तरह चली, मैं उनको क्या कहूँगी कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ? वो बेटी क्या सोचती होगी उस समय जब वो नरपिशाच उसके पास आता है, और 50-55 साल का है, 60 साल का है, और उसकी कोई मर्जी नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, और उसको जानबूझ के चिल्लाना भी पड़ेगा, शोर भी मचाना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो ठंडी मानी जाएगी, उसका पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा। एक दिन में कितनी बार उनको? 15 से 20 बार। इमेजिन, 15 से 20 बार। अनप्रोटेक्टेड सेक्स? अब नहीं। हाँ, पिछले 20 साल से तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऐसे जाने देती हूँ। वो प्रोटेक्शन लेती हैं, क्योंकि जैसे HIV पॉजिटिव का उनको सबको समझाया, हम ले भी जाते हैं, उनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, क्योंकि ART सेंटर्स सब जगह हैं, खुद से भी जाती हैं वो। लेकिन नहीं, अब ऐसे नहीं, ये नहीं मिले खाना, एक दिन ना मिले, बच्चे से ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना प्रोटेक्शन के किसी कस्टमर को नहीं आने देती। वो तो मालकिन भी नहीं करती है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा अगर एक बच्ची मर जाती है तो। और जो HIV पॉजिटिव हो जाती है तो वो उनका तिल क्या? तिल करके मरती हैं, उनका कोई भी इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं है। HIV पॉजिटिव का तो इलाज ही नहीं है, उनका ही क्या, वो किसी का इलाज नहीं है कुछ भी। एक बच्ची होती है HIV पॉजिटिव, पहले तो एक महिला होती है, मुझे नहीं पता था ये यहाँ की है। मैं सच कहूँ, बहुत सी चीज़ें मुझसे अनछुई रह जाती थी कभी कभी। तो मैं अक्सर देखती, जैसे दुकानों के बाहर चबूतरे हैं सब, उन चबूतरों में पड़ी रहती थी बेलौस, किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, चाय पकड़ा दी तो मैंने सोचा कोई भिखारी है, ये कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसने किसी से कहा कि वो जो लाल बालों वाली मैडम जा रही हैं उन्हें बुला दो। मैंने सोचा, वो मुझे बुला के लाया कि आपको बुला रही है वो। मैंने बताओ, बोली कि वो मेरी बेटी को बचा लो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर है। और मैं कहा तुम? आप मुझे पहचान नहीं रही, मैं भी तो ऊपर ही थी। हड्डियों का ढांचा थी, काली पत शक्ल, और सांस नहीं लिया जा रहा था, खरखराती सी आवाज़ अजीब सी निकल रही थी। तो मैंने कहा कहाँ है बेटी? बोली ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो, मैं उसे पहचानती हूँ, वो मुझे नहीं जानती कि मेरी बेटी है, लेकिन मैं पहचानती हूँ। और आज उसने ना वाइट कलर का सूट पहन रखा है, आज उसने वो नहीं पहने गंदे कपड़े जो पहनती है रोज़, शायद वो पीरियड से होगी इस समय। ये इतनी बात उसने मुझे कही। मैं ऊपर गई तो मुझे एक बच्ची दिख गई, वो खिड़की पर खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने नाम बताया उसका मुझे, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसे लेके चल दी। मालकिन बोली कहाँ ले जा रही हो, कहाँ ले जा रही हो? तो मेरी भांजी। मैं कहा मैं कहीं नहीं ले जा रही, वापस आ जाएगी। मैं उसको लेके नीचे आई, नीचे लेके उसके पास आई मैंने कहा बेटा ये तेरी माँ है। तो उस लड़की ने कहा मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है तो कभी क्यों नहीं मिली माँ से
इतने वर्षों में। बोली मिलने नहीं दिया। और अगर मैं बता देती कि मुझे पता है तो मुझे कहीं और भेज दिया जाता। अच्छा है मैं हर रोज़ देख तो रही हूँ, मैं इसको मरते भी देखूँगी, मैं इसको एड़ियाँ रगड़ते भी देख रही हूँ। कभी कभी मैं नीचे खाना भी दे आती हूँ, जैसे और लोग देते हैं इसे मैं भी दे देती हूँ। तो मैंने कहा चल अपनी माँ के पास चल। 2 मिनट इसके पास नीचे बैठ। वो बैठी उसके पास और उसने अपनी माँ का हाथ जैसे ही हाथ में लिया वो मर गई। कुछ नहीं बोली, एक शब्द भी न बेटी से बोली, न बेटी उससे कुछ कह सकी। पर वो थी नहीं यहाँ से, चली इस दुर्दशा में चली जाती हैं, या इस दुर्दशा में चली जाती हैं कि उनको रोटी भी ना मिले, वो मांगती रहें सबसे कि कोई खाना दे दे। उसके पास कोई नहीं आता, उस कमरे पे जाना बंद हो जाता है, इसलिए वो उन्हें फेंक देती है, जाओ कहीं भी जाओ, क्योंकि जहाँ HIV पॉजिटिव कोई मिल जाए तो वहाँ फिर कोई कस्टमर नहीं आता। उनका क्या होता है? उनको खाना तक दिया जाता है? नहीं, वहाँ रखा ही नहीं जाता, वहाँ उन्हें छोड़ दिया जाता है, कहीं भी जाओ, नीचे मरो, नीचे रहो, भीख मांगो, कुछ भी करो, यहाँ नहीं, फिर वहाँ नहीं हो। और अभी तो ये 0 रेशो है कि वहाँ HIV पॉजिटिव कोई हो, अब तो होता नहीं है, लेकिन जब होती थी तो तब बहुत दुर्दशा थी उनकी। ऐसे ही बस खाना भी नहीं दिया जाता? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनसे क्या मतलब उनका, वो तो उनका एक कमाने का साधन है। अगर वो कमा नहीं रही है तो वो उसको खाना क्यों देंगी? उनका क्या काम है अब खाना देने का? जब, माफ़ करिएगा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ बट जानना ज़रूरी है मेरे को। हाँ, जब एक उनकी उम्र हो जाती है, हाँ, उन्हें कोई उम्र नहीं हो जाती उनकी, 25-30 के बाद वो आउटडेटेड हो जाती हैं, आउटडेटेड मतलब? मतलब फिर वो धंधे के लायक नहीं रह जाती। तो फिर क्या होता है उनका? कुछ नहीं, या तो वो ट्रैफिकर बन जाए, वो दूसरी ट्रैफिकर? लड़कियों को फंसा के ले आए, काम के नाम पे ले आए, शादी के नाम पे ले पर आए। वो कैसे लेके आ सकते हैं यार? उन्होंने इतना कुछ देखा खुद के लाइफ में, वो करेंगे ये सारा क्या काम? है उनके पास, क्या है ऑप्शन, क्या है बताओ? उनका सर्वाइवल है कुछ? पेट की आग बाहर तो जाके सबको है। किधर भी काम नहीं करने दिया जाता है उन्हें? बाहर तो जा ही नहीं सकती हैं। देखो एक मैं छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। तुम लोगों ने अगर गंगूबाई देखी है तो गौर करना अब कि आलिया भट्ट की चाल देखना, थोड़ा ऐसे झूम के चलती है। और ये जो पल्लू हम तो लंबा रखते हैं, क्योंकि गांव देहात में तो पर्दा करेंगे तो इसको रखना पड़ेगा, वो यहाँ तक रखती है। और ये उनकी पहचान है कि वो पल्लू यहाँ तक रहता है, और वो जैसे कहते हैं ना किन्नर थोड़ा अलग तरह से चलते हैं, ये भी थोड़ा अलग तरह से कैसे चलने लगती है, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई है। बिल्कुल एकदम वो सेम ऐसे गंगूबाई ने कॉपी किया है उनकी चाल को, अजीब से स्टाइल में। वो बाहर, मैं जिस लड़की को मैं जानती भी नहीं हूँ, अगर वो धंधे में साल भर भी है, अगर वो मुझे नीचे कहीं बाजार में मिल जाए तो मैं 1 सेकंड में उसको पहचान लूँगी कौन लड़की है। और वहीं की एक महिला मुझसे कहती थी कि बेटा, जो मैं उनको अम्मा बुलाती थी, कि बेटा ये अच्छी औरतें हों, बुरी औरतें हों, ये धोखा करके लाई गई हों या कैसे भी लाई गई हों, एक बार इनके मुंह पे ये चूना लग जाए, मतलब वो मेकअप को कहती थी, ये चूना लग जाए तो फिर ये घरों के लायक नहीं रहती, ये किसी घर की न जीनत बनती हैं, ना किसी की बेटी बनती है, ना बहू बनती है, फिर ये कुछ नहीं रह जाती। 2020 में जब पूरा लॉकडाउन लग गया, हाँ, हाँ, तो क्या था इनका, क्या कैसे इन लोग अपना घर चला रहे थे? क्या क्या इनको खाना मिल रहा था? हैरानी होगी आपको, उस समय इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा था, सबसे ज़्यादा, क्योंकि रास्ते पे खड़ी हुई लड़कियां नहीं मिल रही थी लोगों को, पोल्स पे खड़ी हुई लड़कियां नहीं मिल रही थी जो 50-50 हज़ार रुपये मांगती हैं एक रात के, वो नहीं मिल रही थी। और ये अपनी जगह पे थी, इनकी ज़रूरत थी और उनकी डिमांड थी, लगातार सब चल रहा था। और इससे भी ज़्यादा बताऊं, जब नोटबंदी हुई, दुनिया के पास पैसा ना रहा हो, इनके पास पैसा था उस समय में। और मैं इसमें कहीं कोई, मैं किसी से छिपाती नहीं हूँ कुछ भी बात। मुझे जब भी ज़रूरत हुई कि मैंने भाई मुझे चेक में, कभी मैं लाइन में नहीं लगी क्योंकि स्टाफ को भी देना होता, मैं लाइन में नहीं लगी, मैंने किसी स्टाफ को लगाया नहीं, सीधा सा कहा कि लो ये चेक पकड़ो, तुम्हारे नाम का मैं दे रही हूँ और कैश मुझे दे दो, तुम ले आओ। उनके सैकड़ों आदमी हैं जो लाइन में लग के ले आएंगे, और उन्होंने मुझे, उनके पास हमेशा कैश होता था। मैं कहती थी दुनिया के पास कैश नहीं, तुम्हारे पास कैसे है? बोली लोगों का आना थोड़ी रुक गया, तो वहाँ नहीं कोई रुकता, उनको कोई मतलब नहीं है कि मास्क लगाना है, क्या करना है, कैसे क्या होगा, अगर हम यहाँ गए तो कोई बीमारी हो जाएगी। और ये बड़ा मिथक था, देखिए बड़ी, मैं स्पष्ट कह रही हूँ कि लोग कहते हैं ना कि मास्क नहीं लगाया तो वो हो गए,
क्या हो गया था, बीमारी जो भी हुई वो किन को हुई, जो एसी में हर वक्त रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, धूप उन्होंने देखी नहीं, गर्मी उन्होंने देखी नहीं, उनको इफ़ेक्ट कर रहा था ये। आप एक बात बताइए, मई में हुआ लॉकडाउन, मार्च से चालू हुआ, मार्च के लास्ट, मई में भरपूर था। मई में हमारे यहाँ गेहूँ कट रहे हैं, जून तक कटते हैं, जून में सब खत्म हो जाता है। लगातार सब काट रहे थे खेतों में, कुछ नहीं हो रहा था। हमारे जानवरों का चारा आता है, वो भी पूरा टाइम आ रहा है, बाहर निकल रहे हैं हम, ये धूप, और ऊपर से जो दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, उनको तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। सच बात तो ये, जो मेरे यहाँ एक आदमी काम करता है, मैंने उसे 1-2 बार कहा, भैया कभी कभी मास्क लगा के अंदर आ जाया करो, बच्चे भी आए हुए हैं, ये तो मास्क लगा लो। दारू पी के उठा, बाहर से कूड़े पे किसी का पड़ा हुआ मास्क लिया और वो ठोड़ी पे लगा, मैं लगा लिया, बस अब मत कहना क्या लगाना क्या नहीं, और उसको कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी वो परफेक्ट है, फिट है बिल्कुल। क्योंकि आपने सैनिटाइज़र, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र क्या चीज़ है? सैनिटाइज़र है, मतलब तो क्या है ये? इनमें भी तो सब वही है, अल्कोहल, बिना अल्कोहल के तो ये है नहीं, और वो तो पूरे सैनिटाइज हो रहे हैं। उनको किसी को नहीं हुआ, शराब पीने वाले को किसी को नहीं हुआ, धूप में रहने वाले को नहीं हुआ, जो धूप गर्मी बरसात सब चीज़ झेल रहा है उसको नहीं हुआ। क्या आपने देखा कि जितने झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं, इनको किसी को हुआ? कभी दिखाई दिया कि झुग्गी झोपड़ी में 50 केस निकले, 100 केस निकले? ये केवल उनको हुआ जिन्होंने प्रकृति से विरोध पाल लिया है, लड़ाई ले ली है जिन्होंने, ये केवल उनको हुआ। तो वहाँ का काम कभी नहीं रुका, उस दौर में भी नहीं रुका, और ज़्यादा उनके पास कस्टमर्स आए। मुझे बताइए, केरला और वेस्ट बंगाल में आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं बराबर, मुझे बहुत पसंद आता है आप कैसे ओपनली बात करते हो हर चीज़ों के बारे में। ये रैकेट कैसे हुआ और अभी कैसे चल रहा है ये रैकेट? देखिए, इसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं अपने शहर से शुरू करती हूँ। चलो ठीक है। ये बीच में पॉइंट है ना, और मेरा शहर ऐसे है, अंडाकार, आजकल नवरात्र चल रहे हैं, ये उसको आधार मान के बसाया हुआ है नवरात्र को। यहाँ से दिल्ली गेट से हम शुरू करते हैं। मेरा शहर 9 दरवाज़ों में घिरा हुआ है, दिल्ली गेट, बागपत गेट, बुढ़ाना गेट, शाहपीर गेट, कम्बोह गेट, लिसाड़ी गेट, जाटव गेट, और दिल्ली गेट पे आ गए हम 9 के 9 करके। ऐसे ही है, और 9 ही नाले हैं, यानी अगर हम ये जाटव गेट पे चल रहे हैं तो जाटव गेट की जितनी नालियाँ इस नाले में जाएंगी, इसकी इस नाले में, इसकी इस नाले में, ये जाएंगी। उसके बाद ये सब नाले को एक कवर करती है हमारी काली नदी, ये सब मिल के आबू नाले में जाके काली नदी में जाएंगे। अब अंदर आ जाइए आप सपोज़ करिए आप दिल्ली गेट से आए, संसाधन क्या थे? तांगा, बैलगाड़ी, इनसे लोग चलते थे। वो आएंगे, 9 दरवाजे हैं, दरवाजे क्या बहुत बड़े दरवाजे हैं। अंदर एंटर करेंगे, वहीं एक सराय मिलेगी, वहीं एक कुआं मिलेगा। आज भी क्या है, 9 दरवाजे हैं, 9 सराय हैं, 9 कुएँ हैं, 9 वाड़े हैं, मोहल्ले मतलब मुफ्ती वाड़ा, 9 पाड़े हैं, मतलब ललित पाड़ा ऐसे करके, और 9 ही, मैं उसमें क्या कहूँ आपसे, मतलब सराय तो यहाँ होगी जो टिकने वाली है, और 9 वो जगह हैं कि जिसमें वो जाके थोड़ा देर ठहरेंगे और वहाँ तक की अपनी जानकारी लेंगे कि किसको कहाँ आना है। और 9 के 9 दरवाजे इस बाज़ार को, ये जो बाज़ार है कबाड़ी बाज़ार, इसको क्रॉस करते हैं 9 के 9 ऐसे अंडाकार में। हर आदमी जो बागपत से भी आ रहा है तो वो सीधा जा सकता है, उसको कहीं रुकना नहीं है, सड़क सीधी गई यहाँ आ गई, दिल्ली से बीचों बीच दिल्ली से आएगा ये यहाँ आएगा। और उनको रहने भी दिया जाता है वहाँ पे, कुछ भी, क्यों, बाजार बसा हुआ है, जाएंगे रहने के लिए। तो उन्होंने तांगा स्टैंड है, वहाँ बांध दिया अपना घोड़ा या तांगा जो भी कुछ है, वहाँ से आए, सराय में अपना सामान रखा, सराय मतलब धर्मशाला, उसमें अपना सामान रखा, कुआं वहीं है, हर जगह है, फूटा कुआं, बीरू कुआं, सब जगह वहीं से पानी लेना उनको जो भी करना है। और यहाँ से आए तो फिर बाज़ार आ गए, जो भी हमारे पास बाज़ार है, फिर आगे मोहल्ले हैं, मुफ्तीवाड़ा, जत्तीवाड़ा, इस तरह के पाड़े हैं सवारे, 9 मोहल्लों को ही वाड़ा और पाड़ा कहते हैं। तो वो वहाँ पे आ गए हम, इनमें घूमे फिरे, दिन भर अपना बाज़ार व्यापार किया। व्यापार के जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का है, खादी का सबसे बड़ा काम यहीं है, और कैंची सबसे ज़्यादा यहीं उद्योग है मेरठ में। तो यहाँ घूमे फिरे, और शाम को ये उनके मनोरंजन का साधन है 9 के 9 में। ये शहर के साथ बसाहट है, जब भी कभी शहर बसा होगा उसके साथ बसा हुआ है। उतनी पुरानी इमारतें हैं, उतनी जर्जर हैं, वो उन्हें ठीक करती रहती हैं, ऐसे कुछ वो है नहीं, लेकिन वो उसी हालात में है। और ये हर जगह का है, बनारस चले जाइए, दाल मंडी इस तरह की है, बस कमाटीपुरा, और मैं इसकी बात नहीं करती, ये आउटर पे है, इनको अगर हम मान के चलें। लेकिन ये जो
और हर वो उस जगह पे रेड लाइट एरियाज़ हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है, जहाँ पे हमारे सैन्य छावनी है, सैन्य छावनी मतलब कैंट बोर्ड है, कैंट स्टेशन है। सबसे बड़ा कैंट स्टेशन है आगरा, आगरा में है, मेरठ है, फिर उससे ज़्यादा आगरा में आगरा कैंट, बिल्कुल आगरा तो गढ़ है। आगरा में बुरे बुरे गांव हैं, बसते हैं, आगरा और राजस्थान का बॉर्डर लगता है, तो वो सब चलता है। कुछ पर्टिकुलर जातियां हैं। पुलिस का कैसे हाथ है इसमें, मेरे को ये पुलिस को बताइए। तो पैसा जाता है, और वो चलने देती? देखिए मैं कह रही हूँ, ये मेरा बाजार है, हाँ? और ये दिल्ली गेट है, ये दिल्ली गेट, दिल्ली गेट तो ख़त्म हो गए, 4-5 ही रह रहे हैं, टूट फूट गए। दिल्ली गेट में दिल्ली पुलिस चौकी है और सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है। ये सामने दिख नहीं रहा, पूरा बाजार जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओपन रैकेट है ये पूरा, बिल्कुल। और वो हमसे कहते हैं कि अरे आपको पता लग जाता है, हमें तो पता नहीं लगता कब नई लड़की आई। अपन ये कोई चोरी से थोड़ी है। और आप अगर जाके एफआईआर लिखाते हो कि इसको बंद कर दो या कुछ, मुझ पे 50 FIR हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? उन पे तो तब होंगी, उनके फेवर में तो 20 लोग खड़े हो जाते हैं, इनडायरेक्टली खड़े होते हैं। सरकार कुछ भी नहीं करती इनके एम्प्लॉयमेंट? कुछ भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट। अभी मैं उसका भी सच्चाई आपको बताती हूँ। 2010 में जिस घटना को मैं गंगूबाई से जोड़ के आपको बता रही हूँ, वो महिला की डेथ हुई, मतलब मार दिया उसको, इस कदर पीटा कि वो मर गई, चिथड़े उड़ गए उसके, इस तरह मारा। मरने के बाद उसकी मालकिन को थोड़ा, एक तो नुकसान हो गया, दूसरा ये, हालांकि मालकिन दखल नहीं देती है अंदर क्या हो रहा है, पिटते रहो, कुछ होता रहो। और जब वो पता लगा कि वो तो मार के आ गया, गई जगह जगह थाने, मेरी लड़की मार दी, कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं नहीं सुना उसका। कोई उसको मिला, उसने कहा कि तुम कोर्ट में जाओ, वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया उसका थोड़ा बहुत, उसके बाद में वहाँ से कुछ ज़्यादा उसको असर होता दिखा नहीं, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया उसको, इस घटना को, क्योंकि बहुत अखबारों में छप गई थी। और उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक पीठ बैठी पूरी 5 जजेस की, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और सबको भेजा, ऑल स्टेट्स को, कि आप सब अपने अपने यहाँ का जो भी स्थिति है ऐसे रेड लाइट एरियाज़ की, उन महिलाओं को आप पहले देखिए, चिन्हित करिए, फिर उनका पुनर्वास करिए। और पुनर्वास का तरीका बताया, वो 150-200 पेज का ऑर्डर है मेरे पास। पुनर्वास का तरीका बताया कि ITI तमाम जितनी भी ITI आपके क्षेत्र में हो, और सिंडिकेट का एक CDB करके है एक, जिसमें वो सिखाते हैं। इसके अलावा भी और जो टेक्निकल एजुकेशन देने वाले लोग हैं उन सबको, कि आप 24 ट्रेड दिए गए, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, साइकिल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह के इन ट्रेड्स में इनको ट्रेनिंग दिलवाइए। फिर जितने नेशनलाइज बैंक है उनको आदेशित करिए कि ये इनको रोज़गार के लिए पैसा मुहैया कराएं। और जितने सरस केंद्र बने हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कि वहाँ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का सामान डिस्प्ले होता है, वहाँ से कोई भी खरीद ले, वहाँ व्यवस्था कराइए इनके सामान की, जो भी ये बनाती हैं, जो भी ये कर सकती हैं, जो ट्रेनिंग आपने दी है इनको। हो गया, ऑर्डर हमारे पास भी आया, चलो हमें भी एक सुखद लगा कि कुछ बदलाव आएगा। हुआ ये कि अचानक एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया, और कोई महिला थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम कुछ महिलाओं के, आउटडेटेड महिलाओं के नंबर और नाम दे दीजिए। मैंने कहा देखो नंबर तो नहीं है, हाँ नाम दे दूँगी। मैंने कहा क्या होना है, कि वो एक ऑर्डर आया है और उसमें इनका ट्रेनिंग होनी है। चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने 70 महिलाओं के नाम दिए, और वो 25 से ऊपर थी सब। महीनों बीत गए, कोई बात नहीं हुई। मैंने एक दिन उसी नंबर पर फ़ोन किया, तो मैडम ने उठाया। मैंने कहा मैडम वो आपने हमसे 70 महिलाओं के नाम लिए थे, तो उनका ट्रेनिंग कुछ कराइए, कुछ तो करिए, वो भी उम्मीद रखे बैठी हैं। बोले हो गई, आपको नहीं पता? मैंने कहा कब हुई? अरे उनका सबकी होगी ट्रेनिंग। उन्होंने कह के फ़ोन रख दिया। मैंने कहा मुझे पता भी नहीं लगा। मैं गई, उनको 1-2 को फ़ोन भी किए। मैंने कहा भाई ट्रेनिंग का क्या हुआ? बोले कौन सी ट्रेनिंग? मैंने कहा एक ट्रेनिंग होनी थी तुम्हारी, कोई आया तुम्हारे पास? बोले आपसे पूछे बिना तो हम जाते नहीं कहीं भी, हम कहाँ जाएंगे, ना हमारे पास कोई आया, हम तो किसी को करने नहीं देते ऐसे, हमारे पास कोई। मैंने कहा पक्का बता दो, एक ने भी ली हो ट्रेनिंग? बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई आया तक नहीं हमारे पास। और देखिए पुनर्वास हो गया, यानी इसका मतलब लिख के तो चला गया ना, पुनर्वास कर दिया। वो 70 महिलाओं की लिस्ट दे दी हमने। तो जब हमने दे दी एक डिस्ट्रिक्ट से, तो जहाँ जहाँ हो रहे होंगे सभी स्टेट्स ने भेज दिया, उनके मुख्य सचिवों ने सबने लिख के भेज दिया, हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया है ही नहीं, और जो थे वो हमने पुनर्वास कर दिया उनका।